हेलो मेरे प्रिय साथी, मैं आप लोग को फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव सेक्शन का इम्पोर्टेंस पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस पहला नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता है और अपवर्तन। परावर्तन का मतलब किरण क्या होता है, कोई चिकनी सतह पर आई, मान लिया जाए प्रकाश की किरण आई, इस पॉइंट पे पड़ी, दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाती है, लौट जाती है उसी दिशा में। तो ये जो आने वाली किरण होता है ना, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस सेक्शंस में हमको पढ़ना है किरण आती है कैसे और टकरा करके जाती है कैसे। तो इस लेसन्स का नाम होता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन के लिए इधर देखा जाए, मान लिया जाए कोई आयताकार, मान लिया कि कोई इसमें दो माध्यम होता है। ऊपर वाला माध्यम को मान लिया सघन माध्यम और नीचे वाला को मान लिया विरल माध्यम। देखिए, मान लिया कोई प्रकाश का किरण आया, इस पॉइंट पे पड़ा, तो पड़ने के बाद क्या होता है, वह अपना इस सतह पर पड़ने के बाद, इस सतह पर पड़ने के बाद अपना रास्ता को विचलित कर देता है। लौटता नहीं है, विचलित कर देता है। मैंने ऐसे अपना रास्ता विचलित कर, इस किरण को तो जाना चाहिए था ऐसे, देखिए रास्ता इसको ऐसे होता है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन अपना रास्ता विचलित कर देता है। कब? जब इस पे एक बार लंब बनाते हैं तब। तो बता रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मतलब आती है, तो आने के बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपना रास्ता को विचलित कर देती है। तो यही विचलित करना प्रकाश को क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? अपवर्तन कहलाता है। यही के बारे में हमको इस सेक्शन में पूरा पढ़नी है। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा है सबसे पहला कि प्रकाश, सबसे पहला पॉइंट बता रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा के रूप है। प्रकाश, पहला पॉइंट बताया कि प्रकाश एक क्या, एक ऊर्जा, क्या ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, जो बता रहा है, जो आंख पर पड़कर, आंख पर पड़कर, आंख पर पड़कर किसी वस्तु को देखने की संवेदना होती है, संवेदना होती है, उसे प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। मैंने प्रकाश पढ़ने के बाद हमें एनर्जी महसूस होता है। और किस लिए एनर्जी महसूस होता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, चाहे प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। कुछ पाया जाता है? विटामिन डी। तो बाबू ने बता रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, मैंने इसमें ऊर्जा होती है, जो आंख पर पड़कर किसी वस्तु को देखने की संवेदना होती है। जब हम क्या करते हैं कि लाइट, कमरा में अगर लाइट, जिस रूम में रहते उस रूम में अगर लाइट कोई बंद कर दे, और अगर हम जगे हुए हैं, अगर फिर लाइट कोई ऑन करे, तो हमें आसानी से पता चल जाता है, आंख पे रोशनी पड़ते, प्रकाश पड़ते हैं कि लाइट ऑन हो रहा है और क्या हो रही है, ऑफ हो रही है। तो अनुभूति वही हुआ, माने जो आंख पर पड़कर किसी वस्तु को देखने की संवेदना होती है। मैंने लगता है कि हम देखते हैं कि कौन ऐसा कर रहा है। तो यही चीज होता है कि प्रकाश एक क्या है, तो ऊर्जा का रूप है, जो आंख पर पड़कर किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, संवेदना होती है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने का प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जिसे मान लिया कि कोई परावर्तक सतह है, प्रकाश के स्रोत से आती है, इस पे किरण आती है, ठीक है, आने के बाद क्या होती है कि यहाँ से परावर्तन हो जाती है। तो ये आती है, यहाँ से परावर्तन, ये दोनों के बीच में एक अभिलंब डालते हैं,
क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब अभिलंब डाल दिए तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम होता है आई, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसका नाम होता है आर। आई का मतलब होता है आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण। और आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। तो ये कह रहा है कि जब प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने आया, आग इस पर पड़ा, पड़ने के बाद क्या हो गया? लौट गया। तो यही घटना को खाली कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी वस्तु पर टकराती है, टकराने के बाद लौट जाती है, तो वह लौटने की घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। चलिए देखिए आगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। बाबूरे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम होते हैं। देखिए पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए इस किरण का नाम है आपतित किरण। कौन सी नाम है? आपतित किरण। इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसको दिया गया, इसका नाम है अभिलंब, इसको, और इस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। तो देखिए क्या कह रहा है? आपतित किरण ये वाला किरण, परावर्तित किरण ये वाला किरण, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये दोनों पर जो खींचा गया अभिलंब है, इस सब तीनों कौची में है? तो एक पॉइंट्स में है, एक बिंदु में है, एक तल में है। तो ये पहला नियम हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम बता रहा है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। देखिए ये आने वाला ये अभिलंब जब डालते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इधर 45, तो इधर 45, तो ये कोण आई है, ये कोण कितना है? आर। तो यानी आई बराबर क्या होता है? आर। यानी याद रखिएगा दूसरा नियम कि आपतन कोण बराबर होता है किसका? परावर्तन कोण का। किसका बराबर होता है? परावर्तन कोण का। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका प्रतिबिंब के बारे में बता रहा है कि प्रतिबिंब क्या होती है। तो बता रहा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बाबू? देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, माने एकदम सीधी रेखा से, एगो ऐसा रेखा होता है, टूटी फूटी रेखा होती है, एगो सीधी रेखा होती है। एगो सीधी रेखा ऐसे होता है, एगो टूटी फूटी ऐसे रेखा होता है। तो जब ऐसा रेखा से आकर के मिलेगा, कटेगा दो गो बिंदु जहां पे, तो उसको वास्तविक होता है। और जब ऐसा रेखा से आकर के मिलेगा, मतलब काल्पनिक रेखा से आकर के मिलती है, तो उसको नाम होता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बता रहे जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। माने याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तव में मिलेगा किसी पॉइंट पे। और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर या दीवार पर उतारा जा सकता है। जो हम लोग टीवी में, मोबाइल में देखते हैं ना वस्तु प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कौन प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब पहले इमेज आता था, फोटो में एक इमेज देता था काला पट्टी के जैसा, उस सब होता था काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बता रहा है वास्तविक प्रतिबिंब को कौची पर उतारा जा सकता है? पर्दे पर उतारा जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? उल्टा, उल्टा दिखाई देता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बता रहे जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यही दो पॉइंट्स है, यहाँ वास्तव में बोला और यहाँ आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु स्रोत का वह क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। बताया कि आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, माने हम कभी भी टीवी में उसको नहीं दिखा सकते हैं। चलिए आगे नंबर पॉइंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताइए। समतल दर्पण
इसमें प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। पहला पॉइंट बना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट्स बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होती है, बराबर होती है। कहता है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। समतल दर्पण में वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब क्या ऐसा होता है, सीधा। लेकिन प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप उल्टा क्या है, जब हम समतल दर्पण में इस हाथ से, मान ली कि जो हाथ से लिखते हैं, खाना खाने वाला हाथ जिसको दाहिना हाथ बोलते हैं, दाहिना हाथ से अगर किसी वस्तु को लिखते हैं तो हमें अगर समतल दर्पण के सामने रहेंगे तो लगता है कि बायां हाथ से लिख रहे हैं। यही घटना पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। अगला है प्रतिबिंब आभासी होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। किसमें, समतल दर्पण में। ऑब्जेक्टिव आएगा कि दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, तो हमेशा बराबर होती है। किस दर्पण में, समतल दर्पण में। यहां तक की पॉइंट थी आपको। आगे नंबर समझिए, बता रहा है क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। देखिए मैंने ऐसा गोल होता है, ऐसा, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा गोल होता है, ऐसा गोल होता है। देखिए गोल बता रहा हूं कैसा होता है, ऐसे गोल का ऐसा गोल रहता है, ऐसा गोल, तो उसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखला गोला का एक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार, यह गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। याद रखिएगा, बहुत समय 3 प्रकार की देता है, लेकिन यही गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बोलता है, अवतल दर्पण खोखले को कांच का एक टुकड़ा होता है जिसकी बाहरी सतह रजतित होता है। देखिए बाहरी सतह, मान लिया कि खोखले गोला का टुकड़ा, बाहरी सतह रजतित मतलब पेंट किया होता है, ऐसे बाहरी सतह पेंट कर दिए होता है। तो था उत्तर दर्पण जिसकी भीतरी सतह रजतित, माने उत्तल दर्पण, उत्तर नहीं उत्तल यहाँ पे होना चाहिए, उत्तल। माने अवतल दर्पण ओकरा कहते हैं जिसका कांच का एक टुकड़ा होता है जिसकी बाहरी सतह क्या होता है, रजतित किया, माने ई अवतल दर्पण है। और परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण कह रहा है ना कि मान लीजिए कि उत्तल दर्पण बनाना है तो बता रहा है कि भीतरी सतह रजतित है, भीतरी सतह मान लीजिए कि रजतित ऐसे कर दी, तो यह हमको उत्तल दर्पण कहलाया। कौन दर्पण कहलाया, उत्तल दर्पण। और उभरा हुआ सतह पर परावर्तक सतह कैसा रहता है, उभरा हुआ रहता है। मान इधर से किरण का प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, एकरा में धंसा हुआ भाग से, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। यही पॉइंट समझनी है हमें। चलिए आगे देखा जाए। बोल रहा है कि अवतल दर्पण की विशेषता, तो अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक एवं आभासी, यहां लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है इसे, काल्पनिक एवं आभासी, काल्पनिक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। किस दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। किस दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा बता रहा है, तो अवतल दर्पण द्वारा। फिर बता रहा है जब वस्तु के दर्पण की फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु में आकार में क्या होता है, बड़ा बनता है। बोल रहा है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस, देखिए ध्यान से, जब वस्तु दर्पण के कहां स्थित है, फोकस और ध्रुव के बीच, माने मान लिया जाए कि यह वस्तु है, यह दर्पण है अवतल, यहाँ पे P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे क्या है, C है। देखिए वस्तु 6 जगह रखा था, कहां कहां, सबसे पहले अनंत,
अनंत और इसका बीच में 2, फिर वक्रता केंद्र 3, इसके बीच में 4, फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे क्या होती है 6। तो कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी माने आभासी बनता है। वस्तु आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। वस्तु के आकार से देखिए ऐसा बनता है। मान लिया कि दर्पण है, प्रकाश का किरण गया, दर्पण से टकराया, फोकस होकर के गुजर गया। इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाता चल जाता है। और वो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर ही क्या हो जाती है, लौट जाती है। दोनों को बढ़ाएं तो देखिए वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो दर्पण के कहाँ बना, पीछे बना। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है, तो हम बोल रहा हूं सुनिएगा, जब वस्तु दर्पण में फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी माने काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु में आकार के बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। एक ही कोई स्थिति ऐसा है कि हमेशा वस्तु को काल्पनिक बना देता है अवतल दर्पण में। कहाँ, तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तब कंडीशंस में क्या होती है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। मुख्य अक्ष के अन्य स्थानों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। माने मुख्य अक्ष माने एकर इधर इस साइड से, माने जहां फोकस हो गया, फोकस माने फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस वक्रता केंद्र के बीच, यानी इधर जितना भी परावर्तक सतह की ओर जितना भी वस्तु को रखा जाता है, माने फोकस से परे, माने फोकस या फोकस से परे, फोकस पर या फोकस से परे, माने फोकस यानी कहने का मतलब कि फोकस और फोकस के बाद जब वस्तुओं को रखा जाता है तो उसके बाद हमारे क्या होता है कि प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक उल्टा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यह मुख्य अक्ष पर वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है, या वस्तु को कहाँ रखा जाता है। चलिए अवतल दर्पण के उपयोग क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहला उपयोग है कि अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने के लिए हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। माने अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। माने दाढ़ी बनाने वाले में जब दाढ़ी बनाते हैं तो उस समय सैलून में जो दर्पण लगा हुआ रहती है उस दर्पण का नाम होता है अवतल। फिर क्या है, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। माने टॉर्च जलाने में, चाहे हेडलाइट, मतलब जो गाड़ी का हेडलाइट रहता है आगे वाला जिसमें बल्ब बरता है, उस सारे जो बस लगा हुआ रहता है वो किसका लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण का। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत को देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। रोगी के नाक, कान, गला, दांत, देखिएगा जब डॉक्टर ही जाइएगा तो यहाँ पे लगाए हुआ रहता है टॉर्च, और उसके बाद एक दर्पण लेता है, उस दर्पण से देखता है। तो किस दर्पण को लेता है, तो हमें अवतल दर्पण को लेता है। बोलता है सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में भी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा थोड़ा सा बताया जाता है उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है। बता रहा है कि उत्तल दर्पण की विशेषता बता रहा है आपको कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, वस्तु के अपेक्षा सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी अवस्था में उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में कभी भी वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब। इसलिए पूछा भी जाता है इनमें से कौन ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण होता है। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, जिसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और एगो समतल दर्पण भी होता है जेकरा में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए उत्तल दर्पण के उपयोग स्कूटर में, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, साइड लेने वाले ऐनक जो होता है लगा रहता है ना, उसमें देखा जाता है। आईने के रूप में होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, माने बहुत बड़ा होता है। दर्पण सूत्र याद रखिएगा, 1/v बराबर 1/u प्लस 1/ क्या होता है, v। माने जब प्लस रहेगा तो दर्पण, जब माइनस रहेगा तो लेंस, इसीलिए दर्पण सूत्र में प्लस।
बताता है आगे, यहाँ दर्पण से वस्तु की दूरी का माप यू हमेशा ऋणात्मक होता है। किसी भी में चले, चाहे उत्तल दर्पण में चाहे अवतल दर्पण में चलेंगे तो हमेशा दर्पण का जो वस्तु दूरी होगा वह ऋणात्मक, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या, फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या का मान ऋणात्मक, तथा उत्तल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक होता है। इसीलिए देखिए थोड़ा सा समझा देता हूं हम क्या होता है इसे। देखिए मान लिया जाए कि कोऑर्डिनेशन 4 गुणित निर्देशांक बनाते हैं। ये निर्देशांक हो गया, समझिएगा ध्यान से। यह मान लिया कि इस साइड अवतल दर्पण बना दिया, यह अवतल दर्पण है, और यह इधर से मान लिया कि उत्तल दर्पण बना दिया। यहाँ पे मुख्य पॉइंट है जिसको मानते हैं कि P है। ये अवतल के लिए इधर क्या हो जाएगा F, इसके लिए क्या हो जाएगा इधर C, इसके लिए भी इधर हो जाता है। अब बताते हैं इसमें इसका इधर वाला भाग माने धंसा हुआ भाग जो रहता है वो पॉलिश किया हुआ रहता है और परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। अब बताइए कि जब ऐसे कंडीशन होती है तो इधर इसके लिए इधर F हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा C हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं कि ई मूल बिंदु से ऊपर वाला जो दूरी होता है, मूल बिंदु से ऊपर वाला जो दूरी होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे वाला जो दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। मूल बिंदु से बाईं ओर का जो दूरी होता है, इधर से दूरी, यह भी ऋणात्मक होता है, और मूल बिंदु से इस साइड का दूरी जो होता है वो कौन होता है, धनात्मक होता है। अब बताइए, आपको खुद समझ में आ जाएगी। मान लिया कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है अवतल दर्पण में, गया दर्पण से टकराया, टकराने के बाद फोकस होकर के गुजर जाता है। फिर ऐसा ही कोई किरण जाता है वक्रता केंद्र से होकर के बिना विचलित हुए, क्या होता है, वक्रता केंद्र पर ही क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो मान लिया जाए बाबू कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। देखिए ध्यान से, अवतल में समझाता हूं। यहाँ पे वस्तु है, ये वस्तु है, वस्तु, तब वस्तु दूरी एक्स अक्ष के इस दिशा की ओर है तो इसीलिए माइनस लिया जाता है। प्रतिबिंब भी बना इसीलिए तो इसलिए माइनस होता है, फोकस भी तो माइनस, वक्रता केंद्र भी तो माइनस। लेकिन अवतल दर्पण में जब वस्तु की ऊंचाई चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरियां क्या होती है, धनात्मक, लेकिन प्रतिबिंब जब चलेंगे तो वह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बातें समझ में आनी चाहिए। फिर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की साइड फोकस है तो ये धनात्मक है, इस साइड वक्रता केंद्र है तो ये भी धनात्मक है। लेकिन अगर वस्तु दूरी, तो वस्तु इधर ही साइड रखा जाता है, तब वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब बताइए, जब प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनती है, आभासी। तो मान लिया कि ऊपर बनेगा तो धनात्मक और नीचे बनेगा तो ऋणात्मक होगा। ई कंडीशन होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी का। इसको समझा जाता है बहुत अच्छी से। चलिए आगे देखा जाए, हमें जहां पे थे वहां पे चलते हैं। देखिए बताता है आगे, दर्पण के आवर्धन का सूत्र क्या है। बताता है दर्पण के आवर्धन का सूत्र कुछ नहीं करना है, एम बराबर फॉर्मूला होता है माइनस वी बटा क्यू, यही है दर्पण के आवर्धन का सूत्र। अब देखिए इसमें बताया गया है कि माइनस प्लस का क्या खेला है। यहाँ बताता है एम का धनात्मक, एम का धनात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी और कैसा होता है, ऋणात्मक। जब आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा, ऋणात्मक। होने पर प्रतिबिंब आभासी होगा, माने आभासी तथा ऋणात्मक होने पर प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यानी कह रहा है कि जब एम का मान धनात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी तथा ऋणात्मक होने पर प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, उल्टा, तथा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा। अगर दर्पण की त्रिज्या पता करना है ना तो दो गुना दर्पण की क्या कर लेना, फोकस दूरी, माने r बराबर क्या होता है 2f। यहाँ से f बराबर करेंगे तो r बटा क्या हो जाता है 2a, वो रिलेशन होता है। यही चीज बताया गया है। चलिए आगे देखिए,
चलिए, देखा हुआ है। आगे है, अब यहां से प्रकाश का अपवर्तन देखिए क्या बताता है। प्रकाश का यह अपवर्तन बोलता है प्रकाश की किरणें को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, विभिन्न माध्यमों में बताता है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, एक समान होती है, अलग होती है, क्या होती है? तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, अलग अलग। जिस माध्यम में प्रकाशिक चाल का घनत्व जितना ही अधिक होता है उससे प्रकाश की चाल उतना ही क्या होती है, कम। माने विरल माध्यम में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक। मैंने कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल, वह प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम में कम। और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। कह रहा है अपवर्तनांक क्या है, समझिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, माने माध्यम में प्रकाश की चाल तो सीएम से सूचित किया जाता है, के अनुपात को हम इसे एन से या म्यू से द्वारा सूचित करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर म्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा सीएम। यहाँ सी नोट भी लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो माध्यम है वह निर्वात का है। यहाँ जो माध्यम है वह निर्वात है, और यहाँ जो है वह सघन माध्यम हो सकता है, विरल माध्यम भी हो सकता है। अब देखिए, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, अतः निर्वात में प्रकाश का चाल सर्वाधिक 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि बताइए निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। अतः निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक यानी 3 गुना 10 के पावर कितना होता है, 8 मीटर पर सेकंड होता है। देखिए, जल का अपवर्तनांक 4/3 1.33 होता है, अतः जल में प्रकाश का वेग 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। उसी प्रकार कांच का अपवर्तनांक 3/2 1.5 होता है, अतः कांच में प्रकाश का वेग 2 गुना 10 के पावर कितना होता है, 8 होता है। आगे कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक 2.42 होता है। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा प्रकाश में क्या होता है, चमकता है। माने अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होने के कारण ही हीरा क्या होता है, प्रकाश में चमकता है। वायु की अपेक्षा किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। वायु की अपेक्षा, वो एक माध्यम वायु जरूर रहना चाहिए, अब अगला माध्यम कुछ भी और रहे तो उस माध्यम के पूरा तुलना को क्या बोला जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोला जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। बोलता है दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। बोलता है दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी माध्यम में प्रकाश का वेग, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम का अपवर्तनांक को माध्यम में प्रकाश का क्या कहा जाता है, वेग। अपवर्तन का नियम देखिए क्या है, जिस प्रकार परावर्तन का नियम 2 था उसी प्रकार अपवर्तन का भी नियम कितने हैं, 2 हैं। पहला है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा पॉइंट बता रहा है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया का इंग्लिश होता है साइन, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आती है कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, तो दूसरा नियम को क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर, एक क्या है, नियतांक है। साइन आई बटा साइन आर को ही स्नेल का नियम या अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। आगे देखा जाए, बता रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। याद रखिएगा, कब? जब विरल से सघन में जाएगा तब, माने विरल से सघन में जाएगा तब मुड़ जाएगा। कुछ हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो सघन से विरल में जाएगा तो कुछ होगा, तो हट जाएगा। कह रहा जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। माने प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा, माने सघन से विरल में, सघन माने घना और विरल माने क्या होता है, फैल, मतलब जिसको बहुत एरिया बोलता सकते हैं। तो जब सघन से माने हम लोग जब भीड़ भाड़ एरिया से खुला एरिया में जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग तेजी से गाड़ी चलाने लगते हैं, यानी अभिलंब से, मैंने अब कहते हैं कि अब भीड़ से छुटकारा पा गए हैं। तो जब सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हट जाता है। और बताइए, जब विरल से सघन में, पहले हम एकदम क्या करते हैं, भीड़ भाड़ के इलाका से साइड एरिया में चलाते हैं तो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं। जब चौक चौराहा पर आते हैं तो भीड़ भाड़ इलाका में आते हैं, माने सघन एरिया में आते हैं तो गाड़ी स्लो कर देते हैं, यानी अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से हट जाता है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। जैसे मान लिया कि ऐसे कोई किरण लंबवत सीधा पड़ा तो बिना मुड़े अपवर्तन किए हुए बाहर क्या हो जाती है, निकल जाती है। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या हो जाती है, बिना मुड़े बाहर निकल जाती है। आगे देखिए, आगे आपको क्या बता रहा है, आगे है आपको कि निम्नलिखित घटनाएं यहां पे थोड़ा सा समझनी है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात अपवर्तन के सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। क्या हो जाती है, निकल जाती है। आगे देखा जाए, बता रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सी घटना है जो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। पहला, पानी की सतह पर छड़ी मुड़ा हुआ दिखना। जब हम क्या करते हैं कि पानी की सतह पर कोई पानी में अगर डंटा उंटा रखते हैं तो वह डंटा क्या होता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो यही बता रहा है कि पानी की सतह पर छड़ी कैसा दिखाई देता है, मुड़ा हुआ। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होता है, माने पानी में अगर हम बाल्टी में पानी भर देते हैं तो उसको गहराई जब देखे जाते हैं तो लगता है कि उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। बोलता है पानी से भरी बाल्टी की गहराई को कम प्रतीत होना अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के ठीक 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना। देखिएगा, सूर्योदय जब होगा या सूर्यास्त जब होगा तो उसके पहले 2 मिनट तक लालिमा दिखाई देती है, तो यह किसके कारण, अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई पड़ना माने लाल दिखाई देना, ये भी किसके कारण, अपवर्तन के कारण। फिर कहता है रात में तारों का टिमटिमाना। रात में तारों का टिमटिमाना कहने का मतलब रात में तारा का जो प्रकाश होता है कम बेसी होते रहती है तो उसको बोला जाता है कि रात में तारे का टिमटिमाना, वो भी किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर आगे है कि किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण का साधारणतः 60 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण प्रिज्म का कितना होता है, 60 डिग्री। यानी ऐसे जब प्रिज्म का एक सतह बनाई जाती है तो यह कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। और यही एंगल को प्रिज्म कोण कहा जाता है। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहा जाता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिएगा पॉइंट्स। कहता है लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए एगो सतह ऐसे और एगो सतह ऐसे घेरा दीजिए तो ये कौची कहलाया, लेंस कहलाया। क्या कहलाया, लेंस। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और एगो अवतल लेंस। समझिएगा, उत्तल लेंस क्या है बाबू, तो बाबू रे उत्तल लेंस कहता है कि उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा उत्तल लेंस में किनारों की अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटा होता है। देखिए ये किनारे थोड़ा पतला है कि ना, देखिए थोड़ा सा इसको पतला है, धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे बीच में क्या हो जाती है, मोटा हो जाती है और किनारे पर क्या हो जाता है, पतला। तो ऐसा लेंस को कौन लेंस नाम है, उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करने लगता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं। कौन लेंस को? उत्तल लेंस को। आगे है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। देखिए मध्य भाग थोड़ा पतला है, किनारे वाला भाग थोड़ा क्या है? मोटा है। तो इसको हम कहते हैं कौन चीज? अवतल लेंस। आगे है कि अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारी माने फैला देता है। तो यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस। प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। किस लेंस द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। देखिए उत्तल लेंस जो है ना, वह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस जो है वह अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है इस प्रकार से। और अवतल दर्पण जो है सो उत्तल लेंस यानी अवतल लेंस जो है सो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। देखिए उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी सीधा तथा वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा बनता है। लेंस के मुख्य अक्ष के निर्देशांक x डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके? लेंस। जैसे ये लेंस है, इसके मुख्य अक्ष का निर्देशांक तो इधर x मान लिया जाए, इधर मान लिया x डैश। इस प्रकार से निर्देशित किया जाता है। सभी दूरियां लेंस को प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। प्रकाश केंद्र यहाँ पे होता है, वो यहाँ से दूरियां मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। माने इधर हम भी जा रहे, इधर प्रकाश भी जा रहे थे, इधर दूरी क्या माना जाता है? धनात्मक मानी जाती है। तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या मानी जाती है? ऋणात्मक। माने हम इधर जा रहे हैं, दूरी इधर, वस्तुआं प्रकाश इधर जा रहे हैं, हम दूरी मापने इधर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम दूरी क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। आगे देखिए बताता है कि लेंस सूत्र। हम बताया कि जब दर्पण सूत्र रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, दर्पण सूत्र रहेगा तो यहाँ क्या रहती है बाबू? प्लस। दर्पण सूत्र रहती है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन लेंस सूत्र है तो इसमें बीच में क्या हो जाता है? माइनस। यू वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, f क्या है? फोकस दूरी। लेंस का आवर्धन m बराबर प्लस v बटा क्या होता है? u। और जब दर्पण में रहेगा तो माइनस v बटा u। ये दर्पण के लिए है। किसके लिए? दर्पण के लिए। और लेंस के लिए m बराबर प्लस v बटा क्या होता है? u। यदि m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के सापेक्ष कैसा बनता है? सीधा बनता है। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। m का मान ऋणात्मक माने आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा कैसा बनता है? उल्टा। लेंस की क्षमता p, उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है। यानी p बराबर होता है 1 बटा f। तो देखिए 1 बटा f अगर मीटर में रहेगा तो ऊपर 1 रहेगा, जब नीचे सेंटीमीटर में रहेगा तो ऊपर 100 रहेगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना मीटर होती है? 1 मीटर होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत आता है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 मीटर होती है। 1 मीटर होती है, 1 मीटर होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक है, कहा जाता है यदि लेंस की क्षमता का मान धनात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा? धनात्मक है। और यह उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कहा जाता है कि यदि लेंस की क्षमता का मान माने डायोप्टर का मान प्लस में दिल रहेगा तो उसका अर्थ यह कहता है कि लेंस के फोकस दूरी का मान भी क्या है? धनात्मक है। और यह कौन सी है? उत्तल लेंस। जब लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो वह लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस। यदि लेंस की क्षमता का मान ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ यह है कि लेंस की फोकस दूरी भी क्या है? ऋणात्मक। और यह कौन लेंस है? अवतल लेंस होता है। अब चलिए बच्चे, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव का सेक्शन था, ऑब्जेक्टिव का पूरा था। अब यहाँ के बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग का है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। चलिए देखिए, हम आप लोग के अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बता देता हूँ। इस
टॉपिक से रिलेटेड क्या था, तो बता रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो वह दर्पण क्या होता है। तो बता रहा है कि वह दर्पण समतल होता है, समतल में भी सीधा बनता है, अवतल अवतल में भी बनता है, उत्तल उत्तल में नहीं। तो या तो समतल या तो अगला है कहता है यदि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है और समतल दर्पण होता है, केवल अवतल होता है नहीं, केवल उत्तल होता है, हाँ ये दोनों हो सकता है, यानी या तो समतल अथवा क्या उत्तल। राइट आंसर कौन है, डी हो है यहाँ से। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त किए दर्पण को क्या बोला जाता है, माने अग्रदीप माने आगे वाला में जेकरा में लाइट निकलता है तो उसको कौन दर्पण, अवतल दर्पण। किसी भी लेंस का आवर्धन, अभी बताया कि लेंस का आवर्धन के लिए प्लस होता है, एम बराबर क्या, एम बराबर होता है वी बटा यू, यानी वी बटा यू, तो वी बटा यू डी नंबर। चलिए निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताता है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो बाउर वायु है, बर्फ है, कांच है, हीरा का सबसे ज्यादा होता है 2.42 होता है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, बताता है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। आगे देखिए पॉइंट्स क्या है, बोलता है प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, कैसी रेखा में, सीधी रेखा में। निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है, जूल नहीं, वाट नहीं, अर्ग नहीं, क्या डायोप्टर। दर्पण का सूत्र हम बताएं, दर्पण के सूत्र के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या यू, या 1/u प्लस 1/v है, ऐसा है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ऑप्शन से। आगे चलिए निम्नलिखित में किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है, बता रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण का उपयोग सामने आता है वाहनों को पश्च दर्पण के रूप में, साइड मिरर के रूप में, तो उत्तल को। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम माने वस्तु की दूरी ली जाती है कौची से, ऋणात्मक से। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक पूछ रहा है, तो दर्पण की फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। चलिए किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन मात्रक विहीन। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो निर्वात में, किसमें, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अधिक होती है। निर्वात यानी ए यानी हवा बोला जाता है भी उसको, हवा में प्रकाश की चाल सबसे क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। चलिए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, कौन लेंस को, अवतल लेंस को। दंत विशेषज्ञ दर्पण का मरीज देखने के लिए किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का, मैंने डॉक्टर जो है इसे किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रता वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, देखिए बता रहा है गोलीय दर्पण मान लिया है कि पूरा यहां से यहां तक का एरिया बता रहा है कि गोलीय दर्पण के पूरा एरिया को, तो देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो व्यास कहलाता है दर्पण का द्वारक। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बता रहा है कि एक उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस यानी प्लस में होगा, ठीक है। अब उसकी क्षमता की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, मीटर कहता था, एक होता 100 सेंटीमीटर होगा। किसी शब्द को उसके छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो याद रखिएगा यह होता है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन लेंस, उत्तल लेंस को हम क्या करेंगे, किसी शब्द को उसको पढ़ने के लिए पसंद करिए। चलिए बच्चे, आज तक मैं इस वीडियो में बताया प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उसके बाद हमने क्या बताया ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अगर इस वीडियो को पसंद आएगा
तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।